हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? वर्ब के बारे में पढ़ना। तो चलिए देखते हैं, आज वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वर्ब कहते किसको हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और इनके कुछ उदाहरण से इनके नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप आज वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्ब की सिंपल सी परिभाषा होती है वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है, उसे वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो वर्ब जैसे मान लीजिए अगर दिया हो एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए दिया है कि ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब क्या है? वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अलग अलग इनकी फॉर्म्स होंगी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हाँ रीड्स है तो हर जगह रीड्स ही रहे, रीड भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है, ठीक है। या मान लो टीच है तो टीच भी हो सकता है, पढ़ाना है ना। जैसे पढ़ाने की बात है तो टीच हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, टाट भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो वो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या करता है? पढ़ता है ना। तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए जो रीड्स शब्द है क्या है? वर्ब है। जैसे मान लीजिए दिया हो क्वेश्चन कि ही इज इल, वह बीमार है, ये भी देख रहे हैं आप वर्ब है ना। जैसे मान लीजिए सी इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है, तो यहाँ पे इज गोइंग भी पूरा वर्ब है। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये कौन से वर्ब हैं, ये कौन से वर्ब हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो वर्ब है ना। एक्जेक्टली मतलब हेल्पिंग वर्ब सहित यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पर मात्र और मात्र इज है, ये कौन सा वर्ब है ना। जबकि ये लिंकिंग वर्ब होता है। यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव क्या है ना। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें वर्ब के प्रकार को जानना जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमें इसमें कितने चीजें पढ़नी है, अर्थात वर्ब के कितने प्रकार हैं। तो वर्ब के प्रकार यहाँ देखा जाए तो मुख्यतः दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक है फाइनाइट वर्ब, एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब में भी होते हैं चार भाग। फाइनाइट वर्ब में भी कितने होते हैं? चार भाग। और ये चारों भाग सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चार भागों में दिया। इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं है ना कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इज है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या इज गोइंग है, अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है ना। और नॉन फाइनाइट के भी इसी तरीके से तीन भाग है, एक पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जिरन। तो इस तरीके से हम अगर जब तक इसके एक एक भाग को, एक एक पार्ट को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक इसके भाग को पढ़ने का, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग कर सकते हैं फाइनाइट वर्ब का इंट्रांसिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब का इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो हम अब देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब के जो चारों भाग है वो किस तरीके से है ना। जैसे हमें अभी बताया गया क्या कि इंट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले ये भी तो जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है, यानी जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म होता है। क्या होता है? अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, नहीं अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं, वे क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। इसका पहला भाग क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब। तो हेडिंग करिए इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब कहते हैं यानी जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई कर्म नहीं होता है, अर्थात जिस क्रिया का कोई प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं होता है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात अपने आप में ही पूर्ण अर्थ में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना, जैसे दिया हो क्वेश्चन ही प्लेस, वह खेलता है, पूर्ण अर्थ हो गया। सी स्लीप्स, वह सोती है।
जैसे दिया है द डॉग बार्क से, पूर्ण अर्थ में हो गया, यानी जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ सब्जेक्ट से ही, यानी सब्जेक्ट पर ही केवल पड़। जैसे वह खेलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये प्ले है, इसका कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब खेलता है, बस सिर्फ खेलता है, यानी वह खेलता है पूर्ण अर्थ में है। तो यहाँ सिर्फ सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ता है बस, यानी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। वह सोती है, तो सीधी सी बात है, वह सोती है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि किसके लिए सोती है और काहे सोती है, ठीक है, बस सो रही है, सोती है। इसी तरह द डॉग बार्क से, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्क से, ठीक है, तो यहाँ देखिए कुत्ता भौंकता है, ठीक है, बिना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का कहा है, पूर्ण अर्थ ये निकल रहा है इसका। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बिना ऑब्जेक्ट वाले हैं, अर्थात बिना कर्म का, यानी जिसका वह क्रिया है जिसका कोई कर्म नहीं, यानी जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा इसका क्या दिया, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया का प्रभाव अपने सब्जेक्ट पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिसका कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे दिया है ही राइट्स आ लेटर, वह पत्र लिखता है। कौन लिखता है, वह, मतलब सब्जेक्ट पर भी देखो प्रभाव पड़ रहा, और वह करता क्या है, लिखता है, यानी तो ये तो वो आपका वर्ब ही है, लेकिन वह क्या लिखता है, लेटर। तो इस तरह के वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के साथ आया है। किसके साथ आया है, ऑब्जेक्ट के साथ। अगर कोई भी फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो वो वर्ब क्या कहलाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे मान लीजिए दिया है मोहन फ्लेव द काइट, मोहन पतंग उड़ाया। तो मोहन कौन पतंग उड़ाया, मोहन, तो मोहन ने कुछ ना कुछ काम किया, मतलब उड़ाया, क्या उड़ाया, पतंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लू शब्द, ठीक है। हमने पहले ही कहा कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वो अलग अलग फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहन फ्लू द काइट, मोहन ने पतंग उड़ाया। तो यहाँ पे फ्लू शब्द क्या है, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर कभी आपको पता करना हो कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो आप वाक्य से क्या लगा के पूछो, है ना। मोहन ने क्या किया, मोहन तो उड़ाया, लेकिन क्या किया, क्या कर लगाओगे तो वर्ब बताएगा, और क्या लगाओगे तो मोहन ने क्या उड़ाया, पतंग। अगर वाक्य बोल रहा है क्या लगाने से, आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तब उस वाक्य में जो वर्ब होगा वो वर्ब आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया वह खेलता है, क्या खेलता है नहीं बता रहा, वह सोता है, क्या सोती है नहीं बता रहा, कुत्ता भौंकता क्या भौंकता नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ देख रहे हो वह क्या लिखता है, पत्र। वह क्या, मोहन क्या उड़ाता है या क्या उड़ाया, पतंग। तो क्या लगाने पर अगर वाक्य आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दे, कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे मान लीजिए ही गेव मी, समझना, ही गेव मी आ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, उसने मुझे एक किताब दिया। तो यहाँ पर उसने क्या दिया, किताब दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी वाक्यों में एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट आ जाते। तो आपको मैं बता दूं शॉर्ट में, एकदम सिंपल, आपने अगर कभी पर्सन देखा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, क्या हो गया, आई का मी, ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए आई का मी हो गया, वी का अस हो गया, यू का यू हो गया, और ही का हिम हो गया, और सी का हर हो गया, है ना। ईट का तो ईट होता ही है, उसका तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पर दे का देम हो गया। अगर ये सारे आपके
पर्सन वाले, यानी हमने आपको पढ़ा था ना पर्सनल प्रोनाउन, यानी यहाँ पर क्या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी इनमें से अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस आपका क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसके अलावा जितने भी सजीव या निर्जीव चीज़ें होंगी वो सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसकी कोई परिभाषा आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं इसके बारे में जानते हैं, तो एकदम शॉर्ट तरीके से आप समझ लीजिए। बस एक को पहचान कर लीजिए कि जो आपका दिख रहा है, मी है, यस है, यू है, हिम है ना, यहाँ पर क्या दिया है, हर है, सॉरी सी का हर होता है, हर है, देम है, ये सारे ऑब्जेक्टिव केस है। यानी पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी ऑब्जेक्टिव केस हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और इनको छोड़ करके जितने भी सजीव या निर्जीव चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। तो कभी कभी इस तरीके से भी डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, तो इसका परिभाषा क्या होती है लिंकिंग वर्ब की, यानी जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं, अर्थात सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जिस वाक्य में होता है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का काम करता है। जैसे आप देख रहे हैं सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, तो यहाँ पर जो आपका दिया है इज है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यानी न काम होना बताया जा रहा, बल्कि सिर्फ क्या है कि सीता इज अ गर्ल है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का संयोग किया जा रहा है, मतलब बताया जा रहा सीता एक लड़की है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं, तो यहाँ पे आर क्या है आपका, लिंकिंग वर्ब है। माई सिस्टर वाज इल, मेरी बहन क्या है, बीमार है, तो यहाँ पे क्या है, वाज इसको जोड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का संयोजक के रूप में कार्य करता है। तो अर्थात कहने का मतलब है, यानी वह वर्ब की बात हो रही है, यानी जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, न किसी मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है, न तो किसी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट, हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंटल क्या, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कब होते हैं, जब यहाँ पे कोई कार्य का होना या फिर होने का अर्थ व्यक्त होता तब। जैसे यहाँ पर देख लीजिए दिया है ही लुक्स सैड, अब आपको लग रहा है कि ये मेन वर्ब है तो ये गलत है, आप सोच रहे, ठीक है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये अदर देन बी, यानी बी के अलावा, बी के अलावा का मतलब इज एम आर, वाज वर्ब के अलावा भी ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जो मतलब कुछ कार्य करने को न दर्शा करके सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पे कोई कार्य नहीं, जैसे ही लुक्स सैड, वह दुखी लग रहा है, तो यहाँ पे दुखी लग रहा है मतलब यहाँ पे नहीं वहाँ पे कोई काम हो रहा है दुख वाला नहीं, बल्कि दुखी लग रहा है, दिखता है, उदास दिखता है ना, तो वह उदास दिखता है का मतलब सिर्फ उसकी उदासी को समझा जा रहा है। जैसे वह बीमार है तो बीमारी, तो ऐसे यहाँ पर भी दे, तो यहाँ पर लुक्स आपका मेन वर्ब नहीं है, क्या, लिंकिंग वर्ब। जैसे द गर्ल, लड़की क्या, सीम्स प्रतीत होती, टायर्ड था, क्यों, तो देख कर लग, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा बल्कि देख कर लग रहा है, जैसे कि कोई चीज देख करके आपको लगता है दैट गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत सुंदर है ना, या बोल देते हो ना, या फिर सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर है, तो कैसे लगा, देख कर ही तो आपको लगा। तो आप अपने शब्द समझ सकते हैं, अगर कोई चीज़ आप देख करके महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपको फील हो रहा है, जैसे सीता गर्ल लगा कि देख करके लड़की है, देख कर ही लगा ना यहाँ दे आर हैप्पी, देख कर ही लगा ना, मैंने आपको महसूस हुआ ना, फील हुआ कि नहीं हुआ, हाँ ठीक है। माई सिस्टर वाज इल, मेरी बहन बीमार है, मतलब देख कर ही लगा ना, फील हुआ ना, तो ठीक इसी तरह आपको फील यहाँ पे हुआ कि वह क्या है, उदास दिखता है। द गर्ल सीम्स टायर्ड, लड़की थकी हुई प्रतीत होती है, मतलब लग रहा है कि यार लड़की थकी है ना। शुगर टेस्ट से स्वीट है, तो शुगर का टेस्ट कैसा है, मीठा है, तो लगा ना, अनुभव किया ना आपने, अनुभव किया कि नहीं किया। तो इस तरीके से कई ऐसे वर्ब आपको मिलेंगे, जैसे ग्रो है, गेट है, और वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, गॉट हो सकता है, ग्रो ग्रीव हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द, यानी कहने का मतलब सारे जो आपको वर्ब लगेंगे कि ये मेन वर्ब है आपका, इंट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव है लग रहा है, तो इस बात को भूल जाना, अगर आपको ट्रांसिटिव वर्ब की तरह लगे, ये भी क्या है, ये भी अदर देन बी है, अर्थात ये भी क्या है, अदर देन बी के रूप में लिखा गया, बट क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है, लिंकिंग वर्ब। अगर अनुभव करने पर आभास होता है आपको कि हाँ ये चीज़ ऐसा है,
तब आप ध्यान देंगे वह लिंकिंग वर्ब ही होगा। बाकी इज एम आर वाज वर आप तो पहले से ही जानते होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है इसका नाम? हेल्पिंग वर्ब है। क्या दिया है? हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, अर्थात हेल्पिंग वर्ब ही ज्यादातर जानते हैं, एक्सिलरी वर्ब बहुत कम ही जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी जो वर्ब मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता देती है। कौन सी क्रिया? जो वर्ब मुख्य क्रियाओं के यानी मेन वर्ब के टेंस बनाने में सहायता करती है, देती है, वे एक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा एक्सिलरी में दो प्रकार से वर्ब आपको मिलेंगे, एक प्राइमरी एक्सिलरीज होगा, एक मॉडल एक्सिलरीज होगा। तो प्राइमरी एक्सिलरीज में तीन चीजें होती हैं। क्या? बी, डू और हैव। बी का मतलब हुआ इज एम आर वाज वर, डू का मतलब हुआ डू डज डिड है, और हैव का मतलब हुआ हैव हैज हैड। क्लियर? जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, आई एम सिंगिंग है आसान, तो यहाँ पर देखिए मैं गा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का जो है सहायता ये कर रहा है, और वो भी क्या? टेंस बनाने में। अगर इसको हटा दे तो ये क्या हो जाए? गलत। इस तरीके से आई एम आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे बी, यानी बी के रूप का मतलब हुआ कि यहाँ पर इज भी और आई एम भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, वर भी, मतलब ये हुआ बी का मतलब। ठीक है, बी का मतलब ये हुआ। ठीक, यहाँ दूसरा क्वेश्चन दिया, ही हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह अपना काम समाप्त कर चुका है, तो काम समाप्त कर चुका, लेकिन हैज आया यहाँ पे का? मेन वर्ब का टेंस बनाने की सहायता करा। तो यहाँ पर देखो हैज लगने से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पे हैज क्या है? ये आपका डन क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन हैज क्या है? एक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज का मतलब ये नहीं कि हैज, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है, हैव भी आ सकता है और टेंस के अनुसार हैड। तो हमने आपको पहले कहा कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे तो हैव हैज हैड है, इसमें क्या हो सकता है? हैव भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी में यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया है कि आई डू नॉट लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये दिया है ना डू जो आपको क्या दिया है? डू है, वो क्या है आपका? एक्सिलरी वर्ब, यानी क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो डू का मतलब ये नहीं होगा कि डू अकेला, डू भी हो सकता है, सब्जेक्ट के अनुसार डज भी हो सकता है, टेंस के अनुसार डिड भी हो सकता है। इस तरीके से प्राइमरी एक्सिलरी में इतने एक्सिलरीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी एक्सिलरी बचती है वो मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कैन है, मे है, माइट है, कुड है, शुड है, वुड है, मस्ट है, नीड है, डेयर है। इस तरीके से जितने भी आपने यूजेस पढ़े होंगे, जितने भी मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, वो क्या होंगे? वो टोटल और टोटल मॉडल एक्सिलरी कहलाते हैं। नहीं, हेल्पिंग वर्ब वो भी होते हैं, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब होंगे। जैसे यहाँ दिया आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन आपका क्या है? एक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन अगर कोई पूछ ले ये भी एक्सिलरी है, ये भी एक्सिलरी है, एक्सिलरी वर्ब ये भी, यानी हेल्पिंग वर्ब ये भी, हेल्पिंग वर्ब ये भी है, लेकिन ये किस तरह का हेल्पिंग वर्ब है, तब आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि प्राइमरी एक्सिलरी है। ये कौन सा है? प्राइमरी, यानी प्राथमिक सहायक क्रिया है। और यहाँ पर अगर कोई पूछे ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन किस तरह की हेल्पिंग वर्ब, तब आपको बताना कि विधि सूचक सहायक क्रिया है। मतलब क्या है यहाँ पे? मॉडल एक्सिलरी। क्या है? मॉडल एक्सिलरी। जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, दे मे गो नाउ, वे अब जा सकते हैं। तो मे यहाँ पर क्या है? मॉडल एक्सिलरी। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, तो शुड यहाँ पे आपका क्या है? मॉडल एक्सिलरी। तो यहाँ पर आप इतना अगर ध्यान दे लेंगे कि एक्सिलरी वर्ब में इज, एम आर, वाज, वर है, और यहाँ पे हैव हैज हैड है और डू डज डिड है को छोड़ करके जो भी आपको अगर हेल्पिंग वर्ब मिलते हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब आपको मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। समझ में आई बातें? क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने फाइनाइट वर्ब के सारे भागों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या पढ़ेंगे? अब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। तो चलिए आप हेडिंग करिए नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने भाग होते हैं?
3 पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जेरेंड। तो हम सबसे पहले जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, यानी जिन क्रियाओं की फॉर्म से यानी रूपों पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। अर्थात जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, मतलब पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल ही रहेगा, इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव ही रहेगा, ठीक है, जेरेंड है तो जेरेंड ही रहेगा। समझना ध्यान से। अब पार्टिसिपल की रही बात, चलिए देखते हैं। तो इसमें नॉन फाइनाइट में हमें 3 चीजें पढ़नी है, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंड, जैसा कि अभी आपने देखा। तो यहां पर पार्टिसिपल रही बात पढ़ने, तो इसमें भी 3 भाग हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल है का मतलब यह है कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। और यह का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य भी करता है। क्या कार्य करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी कार्य करता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, जब कोई कार्य शुरू होते होते कोई दूसरा कार्य, यानी कोई एक कार्य शुरू होते तो कोई दूसरा शुरू हो जाए। जैसे हेयरिंग द नॉइस, शोर सुनकर, आई केम आउट, बाहर, मैं बाहर। इसका मतलब शोर का होना जारी था और मैंने सुना और बाहर आ गया, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी ना समझ में तो इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं, कभी अगर आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, कि यहाँ पर आपको नॉन फाइनाइट वर्ब ढूंढना है, तो आपको बता दें नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल के रूप में अगर देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कुछ इस तरीके से होता, ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पर फोकस करिए पहले। तो आप देख रहे हैं हेयरिंग द नॉइस, आई केम आउट। तो आई केम आउट, तो यहाँ पर आपको जो दिया ये तो फाइनाइट वर्ब है, क्या है, फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये आपका हेयरिंग है। तो आप सिर्फ इतना पहचानेंगे, कुछ भी अगर नहीं आ रहा तो सिर्फ आप इतना देखेंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा, और आईएनजी लगा होने के साथ साथ वह मेन वर्ब नहीं होगा, ना ट्रांसटिव ना इंट्रांसटिव लिंकिंग। तो आपने अभी जैसे पढ़ा ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, लिंकिंग और एक्सिलरी वर्ब। तो कहने का मतलब आप अपने तरीके समझ सकते हैं कि वह वाक्य का मेन वर्ब नहीं होगा, वह वाक्य का मेन वर्ब नहीं होगा। मेन वर्ब देख रहे हैं आप, केम है, क्या है, केम। और जो मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, ये सारे वर्ब फाइनाइट वर्ब ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है कि वो सब्जेक्ट तथा टेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है, वो जिस टेंस में है जैसे भी है उससे मतलब नहीं। अब आईएनजी लग जाने से नहीं कि यहाँ पे इज कमिंग हो गया, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं डालता। इस तरीके से यहाँ पे हेयरिंग क्या है, पार्टिसिपल है, क्या है, पार्टिसिपल, लेकिन किस तरह का, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे स्माइल फेस यानी एक हंसता हुआ चेहरा, तो एक चेहरा तो है लेकिन एक मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या होता है, इज लाइक्ड बाय ऑल, सभी के द्वारा, यानी सभी को प्यारा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, यानी सभी लोग पसंद करते हैं। तो किस तरह का चेहरा यहाँ पे बता दिया गया है, मुस्कुराता हुआ, किस तरह, मुस्कुराता हुआ। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे ब्यूटीफुल चेहरा। तो यहाँ देखो स्माइल क्या है, एडजेक्टिव की तरह, किस तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर देखिए व्हाइल रीडिंग, यानी पढ़ते पढ़ते, अभी नहीं कि व्हाइल पढ़ने तक, व्हाइल माने तक नहीं पढ़ना, पढ़ते पढ़ते, ही गॉट टायर्ड, वह थक गया। तो इसका मतलब पढ़ते पढ़ते क्या करते करते, यानी पढ़ते पढ़ते थकने का काम जारी हो गया। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो बस इतना समझना है आपको, किसी भी वाक्य में आप देखेंगे कि जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जिस तरह जिस टेंस में होगा वैसे। उसके अलावा मेन वर्ब के अलावा आपको अगर कोई ऐसा वर्ब दिख रहा हो कि आईएनजी फॉर्म में है, तब मान लेना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ नहीं अगर समझ में आता तो बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। यह अब पास्ट पार्टिसिपल क्या, पार्टिसिपल का ही दूसरा भाग है, ठीक है। तो यह क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता है,
जिसका काम एडजेक्टिव का होता है, यानी जो क्या करता है, जो एडजेक्टिव का कार्य करता है। अर्थात पास्ट पार्टिसिपल को आप वाक्य में अक्सर देखेंगे कि वो उसी नाउन के ठीक पहले लिखा जाता है जिसकी वह व्याख्या कर रहा होता है, अर्थात जिसके बारे में कुछ न कुछ बता रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है आई सा आ wounded, तो मैंने देखा क्या, wounded सोल्जर, एक घायल सिपाही। तो सिपाही तो देखा, लेकिन सिपाही किस तरह का था, घायल। तो यहाँ पे wounded शब्द आपका एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, अर्थात यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आपको यह ध्यान देना कि फाइनाइट वर्ब के अलावा अगर और कहीं आपको वाक्य में थर्ड फॉर्म नजर आए, क्या नजर आए, थर्ड फॉर्म नजर आए, और वो भी नाउन से पहले, वो भी नाउन से ठीक है पहले। जैसे दिया ही फाउंड हिज लॉस्ट पेन, उसने अपनी खोई हुई पेन पाया, यानी वह अपनी खोई हुई पेन पाया। तो यहाँ पे वो पाया तो पेन, लेकिन किस तरह का पेन, खोई हुई। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात ये जानते रहिएगा कि देखिए फाइनाइट वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं आप सा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाउंड है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वुंडेड और लॉस्ट शब्द क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में ये भी आपको ध्यान देना है किस तरह का है, पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा, क्योंकि पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो अगर आप इतना जान गए तो ये भी जान गए पास्ट पार्ट। तो पास्ट पार्टिसिपल कभी अगर आप ना पहचान पाए तो यह ध्यान देना है आपको कि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब को छोड़कर अगर वाक्य में कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नजर आए नाउन से पहले, तभी मान लेना 102% पास्ट पार्टिसिपल है, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब है। चलिए परफेक्ट पार्टिसिपल को समझते हैं। यानी यह परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, यह हैविंग तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म से बनता, अर्थात हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसे अगर आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल तो आपको वहां पर यह सामान्यतः बताया जाएगा कि जब कोई काम में पूर्ण रूप से हो चुका और दूसरा कार्य जब प्रारंभ हो, है ना, तब उस सिचुएशन में हम वाक्यों को जोड़ने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। किसका कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन हमें यहाँ पर तो पढ़ना है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो भी हमें यहाँ पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट समझना। तो सिंपल सी बात है, आप एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में हैविंग है वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग वर्ब का, तो देख रहे हैं ना, हैविंग रिटन अ लेटर, इसका हिंदी अर्थ ही होता है के बाद, ठीक है, यानी पत्र लिखने के बाद ही पोस्टेड इट, उसने डाक में से डाल दिया। तो यहाँ पर पोस्टेड तो आपका क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या है, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या है, तो आप इतना बस जानते रहे, अगर हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर मिलता है तो आप एकदम 100% श्योर हैं, आप बता सकते हैं कि यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर कोई पूछे कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यह किस तरह का वर्ब है, तो आप बता सकते पार्टिसिपल है, वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल पूरे गर्व के साथ, ठीक है, इसकी ये पहचान है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल की ये पहचान है, नाउन से ठीक पहले लिखा होगा। यहाँ भी इसी तरीके से किसी न किसी नाउन से पहले तो लिखा भी होगा, लेकिन नहीं भी अगर नाउन दिया है तो आप इतना ध्यान देंगे कि हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग है टेकन फूड, यानी भोजन करने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। तो यहाँ पे वेंट आपका क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। अगर कभी ऑप्शन दे तो आप भ्रमित मत होना कि ये है कि ये है। अगर नॉन फाइनाइट पूछ लिया तो इसको नहीं बताएंगे, फिर इसी को बताएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये दिया है हैविंग रिटन। इस तरीके से आपने देखा कि पार्टिसिपल का हमने तीनों भाग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं इन्फिनेटिव, अर्थात नॉन फाइनाइट का दूसरा भाग हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, यह क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ने से बनता है। क्या जोड़ने से, टू जोड़ने से बनता है, जिसका अर्थ नानी ने होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ने से, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ने का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए टू जोड़ने से बनने का मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे दिया कि टू टेल अ लाई इज सिन, यानी झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ जो आपका दिया है इन्फिनेटिव, ये नाउन का कार्य करता है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी हो सकता है और सब्जेक्ट की भी जगह, यानी ऑब्जेक्ट के भी रूप में हो सकता है और सब्जेक्ट के भी रूप में हो सकता
है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं, कहीं भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि टू टेल ऑल आई सिन, तो लग रहा है यार इज का है, इज मैंने पाप है, तो पाप तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इज लग रहा है आपको कि ये लिंकिंग वर्ब, बिल्कुल सही बात है, लिंकिंग वर्ब है तो है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो टू टेल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब है और ऑब्जेक्ट पहले ठीक है टू है, तो आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं भी दिखे, सब्जेक्ट के रूप में दिखे और चाहे सब ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे दिखे चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिखे, वो आपका क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव। जैसे दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि चिल्ड्रन लाइक टू हेयर स्टोरीज, यानी बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो ना नी ने पे निकलता था। ठीक है, ठीक सुन रहे हो ना, तो ये बच्चे कहानियां सुन, तो यहाँ पे देखिए टू हेयर, तो टू हेयर अब यहाँ पे आप देख रहे हैं टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव है। अगर क्वेश्चन देकर आपसे पूछे कि यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी इन्फिनेटिव भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब का हिस्सा है, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नॉन फाइनाइट वर्ब बताइए, तो आपको वहाँ पे ये नहीं ध्यान देना है कि पार्टिसिपल बताना है कि इन्फिनेटिव बताना है, जेरेंट बताना, सीधा आप उठा करके लिख देंगे। ठीक है, पर आपको पढ़ना बेहतर है। तो ये रहा इसकी पहचान, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं भी नजर आता है, अगर पढ़ने पर हिंदी उसका ना अर्थ होता है, नी अर्थ होता है, ने अर्थ होता है, तो सीधी सी बात है वो आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। कुछ नहीं रखा, एकदम सिंपल है, बिल्कुल माइंड पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब का जिरंड। जिरंड का मतलब क्या है, बस थोड़ा से बदला है रूप, बाकी अर्थ वही है। यहाँ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, जो नाउन का भी कार्य करता है, जिसका अर्थ नानी ने होता है। अर्थात अब यहाँ पे एक चीज है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि यार यहाँ हमने इस तरीके को हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी देखा है, तो चलिए कंफ्यूजन वो दूर कर देते हैं, लेकिन पहले इसको समझो। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी मैं पसंद करता हूँ अखबार पढ़ना। पढ़ना क्या पढ़ना, अखबार पढ़ना, तो पढ़ना देख रहे ना, तो यहाँ पर फर्क इतना है कि इन्फिनेटिव जेरेंड में, कि इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो जेरेंड ये भी इसका भी अर्थ क्या होता है, यानी ये भी नाउन का कार्य करता है, अर्थात सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की भी जगह, यानी सब्जेक्ट के भी अर्थ में और ऑब्जेक्ट के भी अर्थ में, अर्थात सब्जेक्ट के भी रूप में और ऑब्जेक्ट के भी रूप में हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, यानी वह शौकीन है काहे का, तैरने का, तैरने ने है ना, अभी नहीं तैराना का शौक, तो गलत, तो इसलिए बोला नानी ने का अर्थ निकलता, तो वह तैरने का शौकीन है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्विमिंग, आपको अगर कहीं भी नजर आए, ठीक है, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट जगह पे, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप में ऑब्जेक्ट ग्रुप में, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट की जगह, तो ये नाउन का कार्य करता है कुल मिला के। ठीक, तीसरा क्वेश्चन दिया है, सीइंग इज बिलीविंग, यानी देखना ही विश्वास करना होता है। तो इसमें देखिए देखना जो सी है, सी में आईएनजी लगा है, तो देखिए सब्जेक्ट के जगह पे है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, कंप्लीमेंट के रूप में दिया, तो कहने का मतलब कुछ भी है, आपको अगर कंप्लीमेंट के रूप में, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में कुछ भी ना समझ में आए, तो बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ब में आईएनजी लगा होगा तो वह जिरंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। तो यहाँ पे आपने तीनों अर्थों देखा कि अखबार पढ़ना पसंद करता है, एक काम हो रहा है, क्या, एक काम। जैसे कुछ लोग बड़े बड़े सोच रहे, कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन देखिए समझना ध्यान से, जैसे मैंने लिख दिया सीइंग आ स्नेक, ठीक है, ही रैन अवे, यहाँ इसमें और इसमें मिलाओ, जैसे कुछ को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हमने इसी तरह से देखा था, जिरंड में भी वही चीज़ है। तो देखिए कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, यहाँ ध्यान देना, आई लाइक रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ, मतलब काम एक हो रहा है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, मैं तैरने का शौकीन हूँ, मतलब काम एक हो रहा। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है, मतलब काम एक हो रहा। यहाँ पढ़ो, सीइंग आ स्नेक, एक सांप देख कर, अर्थात एक सांप देखते ही रैन अवे, वह भाग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे दो काम हो रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, एक खासियत यह है कि एक काम होते होते दूसरा काम स्टार्ट हो जाए। जैसे सांप देखा, देखे बाद ही नहीं कि हेलो हाय जय राम भाई, राम राम सत श्री अकाल, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, देखा और सीधा
9 2 11। तो कहने का मतलब यह है कि एक काम होते होते दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता, और उसमें खास बात यह होती जो पूरा वाक्य होगा वहाँ पे मेन वर्ब के अलावा यानी फाइनाइट वर्ब के अलावा एक दूसरा जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ग्रुप में फाइनाइट वर्ब होगा, उसमें जो आपके नाउन होंगे उन दोनों के अर्थ से ये पता चलता है कि एक काम हो चुका, यानी सांप को देखने वाला काम हुआ और देखने वाला काम होते होते उसका भागने वाला भी काम स्टार्ट हो गया। समझ में आई बातें? तो बस इसमें और नाउन जिरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में इतना ही अंतर है। यहाँ पे सिर्फ जो काम हो रहा है सिर्फ एक ही काम हो रहा है जिरंड नाउन के रूप में, अर्थात सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट जगह पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसे आपको आईएनजी वाला कन्फ्यूजन है, उसमें और इसमें फर्क ये है, इसमें जो काम हो रहा है वो एक ही काम हो रहा है, एक के बाद दूसरा नहीं स्टार्ट हो रहा। जैसे मैं अखबार पढ़ना पसंद करता हूँ, मतलब अखबार पढ़ना पसंद करना सिर्फ एक काम हो रहा है, ठीक है। किसके बाद किसके पहले ये नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए वह भाग गया, लेकिन क्यों भाग गया? एक सांप को देख करके। तो देख कर, तो इसका अर्थ कर या करके निकलेगा, ठीक है। समझ में आई बातें? इस तरीके से आप देख सकते हैं। कभी भी अगर किसी को जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल कन्फ्यूजन हो कि सर उसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता, तो जिरंड वाले में सिंपल सी बात है, काम सिर्फ एक और एक, ओनली एक और एक हो। और पार्टिसिपल वाले जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें काम दो दर्शाए जाएंगे, एक काम होते होते दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। जो काम होते होते दूसरा स्टार्ट हो गया तो जो बाद में हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं, जो पहले कार्य हुआ होगा तो पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में ही पार्टिसिपल बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो इस तरीके से हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को पूरी तरीके से पढ़ने का प्रयास किया। यदि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स अगर आपके अंदर रह गया हो तो उस डाउट्स को, उस कन्फ्यूज़न को आप क्वेश्चन कमेंट के जरिए से भेजकर अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। और उससे रिलेटिव अगर आप वर्ब से रिलेटिव कोई भी एक्सरसाइज करते नहीं आता तो आप उसको भी कमेंट के ज़रिए से आप मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को, और उसका आंसर आप ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।